फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी 7th क्लास की जो एनसीईआरटी साइंस की बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर है, उसको आज हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इसमें हमने अभी तक क्या किया है बेटा? फर्स्ट पार्ट में जान लिया था पोषण की विधियाँ, फिर हमने पोषण कार्बोहाइड्रेट से अन्य जो भोजन के घटक है वो कैसे बनते हैं, पार्ट 2 में जाना। तीसरे में हमने जाना पोषण की अन्य विधियाँ क्या थी। ठीक है, फोर्थ में हमने जाना कि मृतजीवी क्या होते हैं। अब फिफ्थ वाले पार्ट में, ठीक है, पार्ट फिफ्थ में हम क्या जानेंगे कि मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। तो देखो करते हैं हम स्टार्ट, क्योंकि बेटा ये बार बार हम एक चीज़ को यूज करेंगे। अब तुम्हारी गुल्लक है, ठीक है, ये तुम्हारी क्या गुल्लक है। अब इसमें से तुम पैसे डाले जाओगे तो इसमें इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन बाई चांस तुम पैसे डाल तो रहे नहीं हो लेकिन इससे निकाले जा रहे हो, तो एक टाइम ऐसा आएगा इसमें ख़त्म हो जाएगा। तो फिर इसमें पूर्ति कैसे होगी? ऐसे ही ज़मीन में बेटा क्या होता है, पौधे उगाते हो तुम, तो पौधे क्या करते हैं, ज़मीन से कुछ पोषक तत्व लेते हैं। अब बार बार तुम उगाए जाओगे तो इसमें से क्या होगा, पौधों में धीरे धीरे मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व थे उनकी कमी हो जाएगी। तो उनको पूरा कैसे किया जाएगा वो हम पढ़ने वाले हैं। देखो, क्या आपने किसानों को अपने खेतों में अथवा माली को बगीचे में लोन मतलब बहुत बड़ा ग्राउंड होता है, और गमलों में खाद या उर्वरक डालते देखा है? क्या आप जानते हैं कि वे इन्हें मृदा में क्यों मिलाते हैं? मतलब जो खाद वगैरह वो मिट्टी में क्यों डालते हैं, इसका क्या कारण है? तो देखो, आप पढ़ चुके हैं कि पादप जो है मृदा से खनिज या पोषक तत्व लेते हैं, अवशोषित करते हैं। अतः मृदा में क्या होता है, इनकी लगातार यूज करने के बाद कमी होती चली जाती है। उर्वरक और खाद में क्या होता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फोस्फोरस, इसको हम NPK भी बोलते हैं, नाइट्रोजन, फोस्फोरस और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं किसके अंदर, उर्वरक और खाद के, जो कि पौधों के लिए बहुत जरूरी है। पौधों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मिट्टी में इनकी क्या होती है बेटा, धीरे धीरे कमी हो जाती है। इसलिए क्या होता है, मृदा में इन पोषक तत्वों को समृद्ध यानी कि अधिक करने के लिए भूमि में उर्वरक और खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। तो ये पता चला क्यों मिलाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि धीरे धीरे जो पोषक तत्व थे, नाइट्रोजन, फोस्फोरस, ठीक है, और क्या था, पोटेशियम, इनकी कमी हो गई थी। कमी को पूरा करने के लिए उर्वरक और खाद इसमें डाले गए। यदि हमें पादप के पोषकों की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम न केवल पौधों को उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। अब मान लो जैसे बेटा क्या है, तुम्हारे घर में 4 बच्चे हैं, ठीक है, क्या है, 4 बच्चे, लेकिन भोजन सिर्फ एक बच्चे का है। तो क्या होगा बेटा, अब एक बच्चे के भोजन को सब में बांटना पड़ेगा, जिससे क्या होएगा, सभी को पूरा भोजन नहीं मिल पाएगा। किसी घर में एक ही बच्चा और उसके पास भी इतना ही खाना है, तो उसके तो पोषकों की पूर्ति हो गई, लेकिन इधर सबके अंदर कमी हो जाएगी। ऐसे समय पर क्या होता है, उन्हें और भी आवश्यकता होती है देने की, ठीक है, और जिसको कमी होती चली जाएगी वो बीमार हो सकते हैं। तो पोषकों की पूर्ति करके हम क्या कर सकते हैं, बीमारी से भी बच सकते हैं। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। हमने अभी बात की थी ऊपर बेटा, भोजन के अंदर 3 चीज़ होती है, कार्बोहाइड्रेट, फैट यानी कि वसा, और प्रोटीन, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट किससे बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। फैट भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन 3 घटकों से मिलकर बना है। लेकिन जो प्रोटीन है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से तो बना ही है, लेकिन साथ में एक और चाहिए घटक, उसको नाइट्रोजन, जो कि पौधे क्या करते बेटा, उनकी जड़ में रहने वाले जीवाणुओं के द्वारा जो नाइट्रोजन वायुमंडल की प्रवर्तित करती गई थी उससे वो अपना नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं और प्रोटीन बनाते हैं। तो पौधों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मिट्टी में नाइट्रोजन की क्या होती है, कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में तो नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन पौधे इसका उपयोग नहीं कर सकते सीधा डायरेक्ट। जैसे हम कच्चे पत्ते नहीं खा सकते, हम साग बनाने के लिए उसको उबालते हैं, घोटते हैं, सब चीज़ें करके खाते हैं, ऐसे ही पौधे भी डायरेक्ट वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर नहीं इस्तेमाल कर सकते, ठीक है। जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, पौधे नाइट्रोजन को क्या करते हैं, अब कार्बन डाइऑक्साइड तो पौधे वायुमंडल से डायरेक्ट ले लेते हैं, लेकिन नाइट्रोजन को वो विलय रूप में लेते हैं। कैसे रूप में, विलय के रूप में, यानी कि घुलनशील जो होती है जल के अंदर उसके रूप में ये उसको लेते हैं। तो कुछ जीवाणु जैसे कि राइजोबियम, ठीक है, क्या राइजोबियम उस जीवाणु का नाम है जो क्या करता है, पौधों की जड़ों में रहता है और वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उसको विलय पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। परंतु जो राइजोबियम है अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, जो ये जीवाणु है ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, तो ये क्या करता है, पौधों की जड़ों में ये रहता है जीवाणु, ठीक है। तो इसको क्या मिल गया बेटा,
पौधों से भोजन प्राप्त कर लेता है और पौधों को ये क्या करता है, नाइट्रोजन को उपस्थित करा के दे देता है। तो इनके बीच में कैसा संबंध हो गया, सहजीवी संबंध। हमने अपनी लास्ट वर्कशीट में जाना था। सहजीवी संबंध क्या होता है, एक दूसरे की कमी को पूरा करते हैं और मदद करते हैं एक दूसरे की। तो जो अब तुमने देखा होगा दालों में, तुमने सुना है कि दालों में बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, प्रोटीन। तो उनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है, उनकी जड़ों के, उनके पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु होता है, जो क्या करता है, वायुमंडल की नाइट्रोजन को क्या करता है, पौधे के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध कराता है, और जिसके कारण पौधों के पास ये बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन होती है और इसीलिए उनके फलों, दाल वगैरह में भी होती है। ठीक है। तो चना, मटर, मूंग, सेम, अन्य फलीदार पादपों में की जड़ों में ये रहता है। कौन, राइजोबियम जीवाणु कहाँ पर रहता है, फलीदार पादपों की जड़ों में रहता है। ठीक है। और उन्हें नाइट्रोजन की पूर्ति कराता है। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से ही प्राप्त होती हैं, तो इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु को रहने और खाने के लिए स्थान देता है। ठीक है। अतः इनमें कैसा संबंध हो गया, किसमें, राइजोबियम जीवाणु में और पौधे में सहजीवी संबंध हो गया। इस संबंध का किसानों के लिए बहुत ज़्यादा महत्व है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मिट्टी से नाइट्रोजन उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यानी कि बेटा क्या होता है, दालों के जो पौधे होते हैं उनको किसानों को अलग से उर्वरक और खाद देने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उनके जो जड़ हैं उनमें राइजोबियम नामक जीवाणु रहता है, जो वायुमंडल से नाइट्रोजन उपलब्ध करा देता है। तो ज़्यादा इनकी ज़रूरत पड़ती ही नहीं है उर्वरक और खाद एक्स्ट्रा डालने की। ठीक है। यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी सामान्यतः उर्वरकों की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा प्रोटीन को उपलब्ध करवा देता है कि वो कुछ प्रोटीन तो मिट्टी के अंदर ही रह जाती है। ठीक है। इस अध्याय में आपने पढ़ा कि अधिकतर पादप क्या होते हैं, स्वपोषी, यानी कि अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। ओके। बहुत कम ही ऐसे पौधे हैं जो क्या करते हैं, और पोषण प्रणाली अपनाते हैं, जैसे कि मृत पौधों को खाते हैं, गली सड़े पौधों को खाते हैं, या दूसरे पौधों से अपना भोजन लेते हैं, या कीटों को खाते हैं। ठीक है। कुछ ही बहुत कम मात्रा में ऐसे पौधे जो इस अपने जो भोजन है वो दूसरों से प्राप्त करते हैं अलग अलग तरीकों से, नहीं तो ज़्यादातर पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है। अब जो अन्य तरीकों से लेते हैं वो कौन थे, परजीवी और मृतजीवी। ठीक है। परजीवी एवं मृतजीवी दूसरे पौधों से पोषण प्राप्त करते हैं। सभी प्रणाली अपने भोजन के लिए पौधों तथा अन्य प्राणियों पर क्या करते हैं, निर्भर होते हैं। अतः ये सारे किस में आ जाएंगे, विषमपोषी प्रणाली में। जो स्वयं बना रहे थे वो स्वपोषी प्रणाली में आ गए थे। ठीक है। तो इन सभी को हम विषमपोषी के रूप में समीकृत करेंगे, किसको, परजीवी को भी, मृतजीवी को भी। क्या हम कह सकते हैं कि कीटभक्षी पौधे आंशिक विषमपोषी हैं। अब जो कीटभक्षी पौधे बेटा हमने 3 पढ़े। सबसे पहले देखो हमने जाना पोषण है क्या। पोषण 2 तरीके का था। 1 मिनट। सबसे पहले हमने जाना बेटा पोषण क्या है, फिर हमने जाना 2 तरीके का था, स्वपोषी, ठीक है, विषमपोषी। राइटिंग थोड़ी ऐसी है बेटा, पर ध्यान से सुनोगे समझ आ जाएगा। स्वपोषी में तो वो पौधे आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते। अब विषमपोषी में बेटा परजीवी, जो अपना भोजन दूसरों से ग्रहण करते, वो वाले पौधे भी आते हैं। दूसरे मृतजीवी, वे भी अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं। अब तीसरा जो है ये बोला गया है, जो कीटभक्षी पौधे हमने पढ़े थे, क्या वो भी इसी कैटेगरी के अंदर आएंगे। तो बेटा वो क्या करते हैं, अपना भोजन भी बनाते हैं, लेकिन कुछ भोजन वो कीटों से प्राप्त करते हैं अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए। ठीक है। तो ये आंशिक मतलब आधा तो ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और आधा दूसरों से प्राप्त करते हैं। तो ये आंशिक हो गया। आंशिक विषमपोषी का मतलब क्या हो गया, अपना भोजन स्वयं भी बनाते हैं और दूसरों से भी ग्रहण करते हैं। मतलब ये आधे स्वपोषी हैं और आधे विषमपोषी हैं। ठीक है। कौन, कीटभक्षी पादप। तो यहाँ पर बेटा आपका जो है चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कंप्लीट चैप्टर समझ आ गया होगा। और यहाँ पर आपके कुछ प्रमुख शब्द दिखाई गए हैं। स्वपोषी स्वयं बनाते, क्लोरोफिल हरे रंग का वर्णक होता है। विषमपोषी जो अपना भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। परपोषी वो होता है जो क्या करता है, दूसरों को क्या करता है, भोजन देता है। जैसे कि अमरबेल जिस हरे पौधे पर थी वो क्या था, परपोषी। कीटभक्षी जो कीटों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। पोषक बेटा जो भोजन के अंदर घटक होते हैं उनको पोषक बोला जाता है। परजीवी क्या होते हैं, जो दूसरे पौधों पर निर्भर होते हैं अपने भोजन के लिए, जैसे कि अमरबेल। प्रकाश संश्लेषण बेटा भोजन बनाने की प्रणाली है। मृतजीवी जो गले सड़े पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। रंध्र बेटा पत्तियों के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनको रंध्र बोलते हैं। सहजीवी संबंध जो क्या करते हैं, जिसमें दो जीव एक दूसरे की मदद करते हैं, वो सहजीवी संबंध होता है। कवक बेटा क्या होती है, अपना भोजन खुद नहीं बनाती, वो गले सड़े पौधों से अपना भोजन प्राप्त करती है, तो वो मृतजीवी के अंदर आ जाएगी। ठीक है।
तो ये थी बेटा आपकी आज की वीडियो चैप्टर की, फर्स्ट चैप्टर की 7th क्लास की कंप्लीट हो गई है। फिर भी कोई डाउट हो बेटा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और नहीं तो इसको बार बार देखो, आपको डेफिनेटली समझ आ जाएगा एक एक टॉपिक। ठीक है, तो इस वीडियो में इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।